नमस्कार, सच के सामना की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बहुत बार हम जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे आधी जानकारियों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली सामग्री को ही विश्वसनीय मान लेते हैं और उसी के आधार पर तय कर लेते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। फिर बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं आपको प्रभावित करने के लिए भी कि आप एक पर्टिकुलर एंगल से ही इतिहास को देखें ताकि उनकी राजनीति मजबूत हो। तो हम इन सब भ्रमों को तोड़ने के लिए और आपको एक स्वतंत्र दृष्टिकोण देने के लिए इतिहास के बारे में ये श्रृंखला चला रहे हैं। और इस श्रृंखला की आज की कड़ी में हम शिवाजी का चूंकि जिक्र चल रहा है, तो शिवाजी की जो गिरफ्तारी हुई थी औरंगजेब के द्वारा और फिर वो कैसे वहां से छूट कर निकले थे, भागे थे, ये एक बड़ी दिलचस्प घटना है जिसको हम लोग बचपन से सुनते भी आए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी जानकारियां इस घटना से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में शायद हमको पता नहीं होगा और हम अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी राय बना चुके होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप जानते ही हैं कि हमारे साथ जाने-माने सामाजिक कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो धन्यवाद। जी, डॉक्टर पुनियानी, ये बड़ी दिलचस्प घटना है कि औरंगज़ेब जो इतना बड़ा मुगल सम्राट था, जिसकी हदें मतलब उधर काबुल तक पहले कंधार तक फैली हुई थी, इतनी बड़ी सेना थी और उसके चंगुल से, उसकी क़ैद से शिवाजी फरार हो गए। ये बहुत ही बहादुराना भी है, शातिराना भी है और इसमें चालाकी, वो सब कुछ जो शिवाजी के चरित्र में थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो हम चाहेंगे कि इस घटना के ब्यौरे को आप दर्शकों को बताएँ ताकि वो अपनी राय ठीक से बना सकें। जी, पहले तो ये आपका बहुत धन्यवाद। और ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं औरंगज़ेब द्वारा शिवाजी को कैद किए जाने की, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि देखना ज़रूरी है कि उनको कैद क्यों किया गया। उनको कैद क्यों किया गया, उसके पीछे एक तो उस समय जो दक्कन, दक्षिण के एरिया जिसको दक्कन कहा जाता था, उस क्षेत्र में जो राजाओं का संघर्ष आस-पास चल रहा था, उसमें 3 कड़ियाँ थी। एक तो मुगल साम्राज्य, जो औरंगज़ेब अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा बीजापुर की आदिल शाही, जो अपने राज्य को बचाना चाहती थी। और तीसरे शिवाजी, जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इसमें तीनों घटनाओं का मेल-जोल है कि शिवाजी अपनी बहादुरी से बीजापुर के कुछ क्षेत्रों को अपने में मिला रहे थे, बीजापुर की कुछ संपत्ति को अपने साथ जोड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो अपने राज्य को भी मजबूत कर रहे थे। और ये बात औरंगज़ेब को बहुत खटक रही थी कि शिवाजी अपने राज्य को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि औरंगज़ेब का क्या इरादा था कि वो पूरे जिसको आज भारत कहते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना राज्य करे। तो पहले तो उसने शायद दक्कन का जो उसका गवर्नर था, शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी से मुकाबला करने के लिए। शिवाजी ने उन्हें परास्त कर दिया, विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने मिर्ज़ा राजा जयसिंह के जी। नेतृत्व में को भेजा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हमको समझने की हुँ। बात है कि आखिर में मामला क्या है। तो मिर्ज़ा राजा सिंह जो राजपूत थे, उनका ओहदा औरंगज़ेब के दरबार में बहुत ऊँचा था। तो वो आए और उन्होंने यहाँ की परिस्थिति को गहराई से देखा और उन्होंने ये देखा कि शिवाजी जो कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते। पर शिवाजी के विस्तार को रोकने की उन्होंने योजना बनाई। कुछ बीजापुर के साथ मिलकर कर उसके साथ मिलकर, और इन लड़ाइयों में जो निष्कर्ष था, कुछ किलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, कुछ क्षेत्र पर राजा जयसिंह काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी चालाकी से काफ़ी उनका जो नेगोशिएशन, दोनों चीज़ें चलती रही। शिवाजी के साथ बातचीत भी और औरंगज़ेब के राज्य का विस्तार भी बहुत चलता रहा। तो आखिर में भी वो इस निष्कर्ष पर आए कि शिवाजी महाराज को औरंगज़ेब से मिलवाना चाहिए, ताकि इन दोनों की समस्याओं का समाधान हो सके। अब इसके पहले औरंगज़ेब की तरफ से शिवाजी महाराज को एक तो ये ऑफ़र आया था कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको एक ओहदा देंगे और आप मेरे प्रशासन के साथ मिलकर काम करो। शिवाजी ने कहा, मैं मिल तो सकता हूँ पर मैं आपके साथ निजी सेवाएँ नहीं दूँगा।
तो औरंगजेब ने क्या किया, उनके बेटे संभाजी को 5 हजारी का दर्जा दिया। तो शिवाजी का उस प्रकार से मतलब वो शिवाजी के पक्ष में ही था। तो इसके जी बाद जब उनको बुलाया गया, उन्होंने औरंगजेब ने पत्र भेजा, शिवाजी गए, क्योंकि शिवाजी को भी पता था कि औरंगजेब का राज्य तो पूरे देश में है, उसके पास बड़ी सेना है, और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें यह भी समझ गया कि वो केवल आसानी से इनको भी नहीं हरा सकते। तो खैर वो आगरा गए, तो औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था, और औरंगजेब का उस दिन जन्मदिन था। औरंगजेब का जन्मदिन था, शिवाजी वहां गए भेंट लेकर, उन्होंने उनको भेंट ये दी। पुनियानी साहब तारीख में बता देता हूँ, शायद ये 12 मई 1966 की बात है। करेक्ट, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो उनका जी। जन्मदिन था, और औरंगजेब ने शिवाजी से बात तक एक नहीं की। सॉरी सॉरी मैं तथ्य में 1966 बोल गया हूँ, 1666 है। ओके, 12 मई अच्छा, 1666। जी करेक्ट करेक्ट, ठीक। तो जी उन्होंने शिवाजी की पूरी उपेक्षा की, उनसे बात तक नहीं की। और जैसे औरंगजेब का ज्यादा उनका दोस्ती मेलजोल राजपूत घरानों से था, राजपूत राजाओं को बहुत महत्व देते थे, और उनकी एक प्रकार से सम्मान उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने शिवाजी को ऐसा कुछ नहीं किया। तो शिवाजी जब भेंट देकर आए, तो उन्होंने उसे दरबार के पीछे की तरफ, जहां 5 हजारी के दर्जे के लोग खड़े थे, बड़े जागीरदार जमींदार खड़े थे, उस पंक्ति में लाकर शिवाजी महाराज को उन्होंने खड़ा कर दिया। जी कि शिवाजी को कहा कि संभाजी जो उनका बेटा था, उसको 5 हजारी का ओहदा दिया गया था, और मुझे ये 5 हजारी में खड़ा कर रहे हैं, जिसमें बड़े जमींदार जागीरदार तक ही आते हैं, मैं तो राजा हूँ। तो ये उन्होंने अपने अपमान के रूप में लिया। उनकी अपेक्षा थी कि कम से कम 7 हजारी के ओहदे में उनको खड़ा करेंगे, यानी उन्हें मुगल प्रशासन से जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, पर वो एक ओहदा चाहते थे, ओहदा चाहते थे जो सम्मानजनक हो। तो खैर उन्हें जी ये 5 का ओहदा सम्मानजनक नहीं लगा, तो उन्होंने कोर्ट में ही ये दरबार में ही इसका विरोध दिखाया, और दरबार से बाहर जाने लगे। जब दरबार से बाहर जाने लगे, तो ये बात औरंगजेब को और उनके जो दरबारी थे, उनको लगा कि हमारा अपमान हो रहा है। तो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको आगरा में राजा जयसिंह के किले में गिरफ्तार कर लिया गया, वहां उनको रखा गया। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि शिवाजी महाराज के साथ उनके सचिव, उनके दरबार के लोग थे, और उनमें एक और भी व्यक्ति था जिसका नाम था मदारी बेहतर। मदारी मेहतर, ये शिवाजी के साथ और भी लोग थे। तो इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके अब इसमें आगे 2-3 वर्जन मिलते हैं कि जी शिवाजी महाराज जैसे भागे कैसे। एक वर्जन जो जी बहुत लोकप्रिय है, जो हम बचपन से स्कूल में से पढ़ते आए हैं, ये कि शिवाजी महाराज ने किले में कैद होकर ऐसा एक उन्होंने बहाना बनाया कि वो बीमार हैं, और स्वस्थ होने के लिए वो मिठाइयों के टोकरे शहर के ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं। तो ये मिठाइयों के टोकरे रोज जाने लग गए, और उसी में से एक दिन, पहले तो गार्ड लोग, उसके गार्ड जो थे औरंगजेब के, वो काफी जी चेक करते थे, पर जब रोज रोज जाने लग गए, तो वो उसमें ढीले पड़ गए। तो उसी में जी एक टोकरी में बैठकर शिवाजी महाराज और उनके बेटे वो बाहर निकल आए, और फिर बाद में उन्होंने साधु का वेश बनाकर वो वापस अपने एरिया में आए। अब ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन ये भी है कि राजा जयसिंह ने खुद उनको वहां से जाने की थोड़ी सी उनके लिए व्यवस्था कराई। तीसरा ये भी जी है कि उन्होंने जो गार्ड थे उनको थोड़ी रिश्वत दी। अब हमको लगता है रिश्वत का मामला आजकल ही है, रिश्वत तब भी होती जी होगी, ऐसा मैं एक जी कल्पना करता हूँ। बिल्कुल। खैर, तो वो वहां से आए, और इस घटना के साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इस बात में सबसे ज्यादा उनकी जिसने मदद की, वो थे मदारी मेहतर, जो एक मुसलमान राजकुमार थे। अब खैर घटनाओं को हम कैसे भी देख सकते हैं, केवल यही इसी बिल्कुल बात पे रुक सकते हैं कि शिवाजी महाराज किले से
भागे। पर उसमें ये भी देखना जरूरी है कि उनके जो साथ में थे लोग, वो केवल हिंदू नहीं थे, और सबसे ज्यादा मदद करने वाला मदारी मेहतर था। आगे की बात बता दूं, बाद में मदारी मेहतर की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज खुद उसकी कब्र पर गए और उन्होंने अपना आदर इस व्यक्ति के लिए बताया जो उनके प्रति पूरी वफादारी से काम करता था। यहीं एक जी। बात और भी मैं आपके ध्यान में ले आऊं, उसमें अ, आप अ, अपनी बात पुनियानी रखिए। साहब, मैं इसमें बीच में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जी कुछ घटनाएं इस दौरान जो हुई कि औरंगजेब चाहते थे कि शिवाजी को भेज दिया जाए काबुल कंधार। वहां ये निगोशिएशन चल रहा था कि शिवाजी को जब अरेस्ट कर लिया तो उनको कंधार भेजने की बात थी। फिर निगोशिएशन हुआ तो काबुल भेजने की बात हुई। फिर निगोशिएशन हुआ तो मनसबदार बनाने की बात भी चल रही थी। तो अगर ये निगोशिएशन सफल हो जाता तो शायद मुगल साम्राज्य के भीतर रहते हुए शिवाजी अपना काम करते रहते। ये भी एक उसमें पक्ष था। जी, ये मैं इसी बात पर आ रहा था, इसी बात पर आ रहा था कि इतिहास को देखने का जो तरीका वो बहुत बदल गया है। और पहली बात तो ये है कि ओहदे का सवाल है। जैसे बाद में चलकर कई मुगल बादशाहों ने अ, ओहदे बढ़ाए राजपूतों के लिए और दूसरों के लिए, और उनसे उन्होंने दोस्त संधियां भी की। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पर शिवाजी के मामले में भी जो मुख्य मामला था, ये इनके सम्मान का मामला था। 5,000 वर्सेस 7,000। और दूसरा, अब शिवाजी महाराज को नॉर्थ इधर भेजने, अफगानिस्तान की तरफ भेजने के लिए औरंगजेब की दो चाल हो सकती थी। दो चाल क्या हो सकती थी? एक तो उस तरफ जाकर एक नए क्षेत्र में शिवाजी काम करेंगे, तो महाराष्ट्र में रह के जो उनका गढ़ है, जहाँ बहुत सारे किलों पर वो कब्जा करते हैं, जहाँ उनकी वफादार फौज उनके साथ है, तो वो औरंगजेब के लिए ज्यादा सिरदर्द बन सकते थे। जबकि अगर उसको उनको अफगान क्षेत्र में भेज दिया जाता तो शिवाजी भी शायद संतुष्ट होते औरंगजेब के हिसाब से, और उसी के साथ साथ औरंगजेब जिसको सिरदर्द मानता था, क्योंकि शिवाजी अपनी चालाकी से, बहादुरी से अपने राज्य का लगातार विस्तार किए जा रहे थे, तो अफगान क्षेत्र में उस प्रकार की संभावना नहीं थी। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि औरंगजेब का इरादा यही था कि इसको अपने प्रशासन में मिला लो और उसको उस तरफ भेज दो जहां वो अपने राज्य की उतनी स्थापना न कर सके। जी जी। तो यहाँ जो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में कोई हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं था। ये विशुद्ध रूप से राज्य के बंटवारे का या राज्य में अपने हिस्से की बात थी, और इसको लेकर दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था। और उसमें भी कई हद तक शिवाजी समझौते को तैयार भी थे, लेकिन औरंगजेब चाहते थे कि वो अपनी शर्तों पर उनसे काम लें। ये आपने बहुत सही कहा, ये हिंदू मुसलमान का मामला तो था ही नहीं। देखिए, औरंगजेब मुख्य रूप से एक तरफ बीजापुर की आदिल शाही पर हमला कर रहा था, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अब आदिल शाह तो एक मुसलमान है और उसको इस तरफ से देखा जाए। फिर दूसरा आप ये भी देखिए कि शिवाजी को हराने के लिए पहले उन्होंने शाइस्ता खान को भेजा, शाइस्ता खान असफल रहा, तो मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा, जो उनका ओहदा शाइस्ता खान से ज्यादा बड़ा था। तो औरंगजेब बहुत क्लियर था कि उसको पूरे देश में, एक्चुअली जो अगर हम इतिहास को समझें तो जितने भी मुगल राजा हुए, हम ये भी भूल जाते हैं कि मुगल राजाओं के पहले दूसरे मुस्लिम राज्यवंश भी थे, गुलाम, खलजवी, गजनवीद वगैरह बाकी साम्राज्य भी थे। और इन सब साम्राज्यों में आप सबसे बड़ा साम्राज्य देखिए तो औरंगजेब का था। वो कितना भी उसके बारे में जो भी कैरेक्टराइजेशन आप करें, तो उसमें वो खुद मौलानाओं के प्रभाव में था, इसमें कोई शक नहीं है, मौलाना के प्रभाव में था। पर जहां तक राज्य व्यवस्था का मामला आता था, फिर उसमें आदिल शाही को अपने बीच में मिलाना, शिवाजी को कंट्रोल करना और मिर्जा राजा जय सिंह को बड़ा ओहदा देना। इसी के साथ साथ एक और बात देखिए, एक तो राजा जय सिंह का नाम मुझे याद है, दूसरा राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह भी औरंगजेब के दरबार के एक बड़े अधिकारी थे। और तीसरी बात बता दूं, जो प्रोफेसर अथर अली की एक किताब है, द कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल कोर्ट्स, इसी प्रकार का कुछ शीर्षक है, मुझे एग्जैक्ट याद जी नहीं आ रहा। उसमें एक वो जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि एक तरफ तो औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है,
उसके बारे में आप कोई सकारात्मक बात कहीं कह नहीं सकते, वो एक अलग मामला है, क्योंकि वो थोड़ा जी कट्टर था, दूसरी बातें उसमें थी। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि हिंदू राजा और हिंदू अधिकारी ये सबसे ज्यादा औरंगजेब के दरबार में थे। और प्रोफेसर अतहर अली हमें बताते हैं कि उनका परसेंटेज था 33%। ये पहली बार था, क्योंकि इसके पहले आप अकबर भी देखिए, अकबर के दरबार के नवरत्नों में बीरबल भी हैं, टोडरमल भी हैं, उनके प्रधान सेनापति मान सिंह भी हैं। पर जिस संख्या से, जिस रफ्तार से औरंगजेब ने प्रशासन, राज्य व्यवस्था बढ़ाई, उसी प्रमाण में हिंदू राजाओं की संख्या भी औरंगजेब के दरबार में बहुत बढ़ गई। तो एक तरफ से औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी था, वो एक कह सकते हैं निजी जीवन में था। जहां तक राज्य व्यवस्था का सवाल है, वो एक राजा, और राजा का तो हम एक देखते हैं, राजा की सफलता का प्रमाण है कि वो अपने, राजा की सफलता का प्रमाण तो यही होता है कि वो अपने राज्य को कितना फैलाता है। तो ये दो मानदंड से हमको औरंगजेब को अलग तरीके से देखना चाहिए। अब दुर्भाग्यवश हुआ, जो जैसे आपने बताया, दुर्भाग्यवश केवल एक, इसको एक मैं एक वर्ड यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन का चुनिंदा तरीका। तो उसमें एक आप एक घटना को ले लेते हैं, उसी घटना के विस्तार में जाकर उसके आधार पर पूरी राय बनाने की कोशिश करते हैं। और ये इसके विक्टिम्स मुगल राज्य ज्यादा है, मुसलमान राजा हैं, और औरंगजेब तो सबसे ज्यादा है। औरंगजेब अच्छा था, बुरा था, उसका मूल्यांकन करना मेरे ख्याल से मेरा काम नहीं है। पर इतना मैं जानता हूं वो कट्टर मुसलमान था, और एक प्रशासक के रूप में उसने अपने राज्य का बहुत सबसे ज्यादा विस्तार किया, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। जी, तो धर्म और सियासत का संबंध बहुत पहले से रहा है। धर्म और सियासत का संबंध तो बहुत पहले से रहा है, और चूंकि उस जमाने में और भी ज्यादा था, सामंती व्यवस्था में तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे, इसलिए हमें उस दौरान, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, हर राजा के समय में देखने को मिलता है। इसलिए हम न तो शिवाजी को उस संदर्भ में देख सकते हैं, ना औरंगजेब को उस संदर्भ में देखना चाहिए। तो ये मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये राजपाट में हिस्सेदारी का मामला था, जो कुछ भी था, जिसकी वजह से शिवाजी को अरेस्ट किया गया, और बाद में वो अपनी चतुराई से और कुछ लोगों की सहायता से छूटने में, बहादुरी से, और कुछ लोगों की मदद से छूटने में कामयाब रहे, जिसमें हम पाते हैं कि जो मदारी मेहतर की बात आती है, जो कि मुस्लिम है, उनकी मदद सबसे बड़ी थी, और शिवाजी ने इसको न केवल रिकॉग्नाइज किया था बल्कि पूरा सम्मान भी दिया था। तो अब इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक दो सवाल आए हैं, उनको उनको लेना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको अगले एपिसोड में भी ले सकते हैं, तो इसको अगले एपिसोड के लिए छोड़ते हैं। अंत में दर्शकों से मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सच्चा इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें कोई भ्रमित ना कर सके। दूसरा निवेदन ये है कि आपके अंदर अगर कोई शंकाएं हैं, कोई प्रश्न हैं, तो केवल कृपया कमेंट बॉक्स में वो दर्ज करा दें, ताकि हम अगले एपिसोड में प्रोफेसर पुनियानी जी के साथ उन पर चर्चा कर सकें, उनके जवाब दे सकें, उनका समाधान कर सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।